चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को देख रहे थे कि एक बॉल है m मास का जो v वेलोसिटी से इधर आया और यहाँ टकराया और फिर यहाँ v वेलोसिटी से चला गया। थीटा कोण पर ये सब काम हुआ है। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और एक क्वेश्चन इस पर कराया भी गया था, एक दीवार पर हमने बॉल को मारा फिर बॉल रिटर्न आया था। उसी तरह का एक दूसरा सवाल है कि एक m मास का एक बॉल v वेलोसिटी से आया और यहाँ टकराया ग्राउंड में और फिर वेलोसिटी से लौट गया। कांटेक्ट कितना देर तक रहा बॉल का, बोले कांटेक्ट टाइम t। हम निकालने जा रहे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये वाला है mv इसके दो कंपोनेंट होने जा रहे हैं, mv cos थीटा j mv sin थीटा i। mv cos थीटा j mv sin थीटा i फाइनल मोमेंटम। अब बारी था इनिशियल मोमेंटम का। इनिशियल मोमेंटम ही वाला है mv, इसका डायरेक्शन किधर है, एरो का अंदर की ओर एरो है, अंदर की ओर एरो है, ध्यान दीजिएगा, एरो अंदर की ओर एरो है। तो ये होगा mv cos थीटा माइनस j। चूंकि एरो अंदर की ओर है तो एरो यहां भी अंदर की ओर ही होगा। mv इधर है तो mv cos थीटा माइनस j और mv sin थीटा i, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम लिखने जा रहे हैं हम कि mv cos थीटा, ऐसे mv cos थीटा माइनस j mv cos थीटा माइनस j mv sin थीटा i। इसको घटाना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये आ गया 2mv cos थीटा j। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 2mv cos थीटा, किधर, बोले j की ओर। तो फोर्स कितना लगा बॉल पर और किधर लगा, फोर्स ऑन बॉल, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। 2mv cos थीटा j और बाई t, इतना बॉल पर फोर्स लगा 2mv cos थीटा बाई t। और किस डायरेक्शन में लगा, इधर। जब बॉल यहां से टकराया ना तो ग्राउंड ने, जमीन, फोर्स ऊपर लगाया, तो अगर फोर्स ऊपर रहा तो बॉल इधर किसे चला गया, फोर्स तो इधर लगा ना, देखिए j, तो बॉल इधर किसे चला गया। समझिए, वास्तव में इस इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट थे, mv cos थीटा इधर और mv sin थीटा इधर। तो जो mv sin थीटा इधर है वो कभी जमीन से टकराया ही नहीं, इस मोमेंटम में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। जो फाइनल था वही इनिशियल था, तब तो ये वाला मोमेंटम कट गया, आई वाला कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ था। वास्तव में इसका जो कंपोनेंट था mv cos थीटा माइनस j, जब ग्राउंड से टकराया हो गया mv cos थीटा j, इसे कंपोनेंट। तो चेंज इन मोमेंटम किधर हुआ, मोमेंटम चेंज कौन वाला हुआ, एक्स वाला मोमेंटम कहाँ चेंज हुआ भाई, मोमेंटम चेंज हुआ बाई वाला, तो फोर्स भी लगा होगा बाई की तरफ। तो ये आ गया आपका 2mv cos थीटा j बाई t। इतना फोर्स लगा है बॉल पर और इस डायरेक्शन में लगा। कोई पूछे कि फोर्स ऑन ग्राउंड, बोले फोर्स ऑन ग्राउंड भी यही, खाली j के जगह माइनस j। अब यहाँ प्लस j, यहाँ कर दो माइनस j, तो यहाँ बॉल लिखल है, कर दो ग्राउंड। बोले फोर्स ऑन ग्राउंड बताइए, देखेंगे 2mv cos थीटा माइनस j, 2mv cos थीटा बाई t, यहाँ माइनस j। ये एक्शन और एक्शन वाली बात हो रहा है, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जाके हम इसको और क्लियर करेंगे। कह रहे कि एक्शन के बराबर एक रिएक्शन होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो बॉल फोर्स लगाया दीवार पर, ग्राउंड पर नीचे, ग्राउंड लगाया बॉल पर ऊपर लगाया। ये बॉल का है प्लस j, ग्राउंड का होगा, ग्राउंड पर होगा माइनस j। ये क्वेश्चन था आपका इस पर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। अब यदि क्वेश्चन ऐसे है, एक दीवार है, एक दीवार है, m मास का बॉल v वेलोसिटी से गया
और आफ्टर कोलिजन, पिछले वीडियो में जो सवाल कराए थे उसी सवाल के जैसा, फिर वेलोसिटी से लौट के आ गया। एम मास का बॉल वेलोसिटी से गया, वेलोसिटी से लौट के आ गया ये, ठीक। तो इस एक ही बॉल न गया था उस सवाल में कि एक बॉल गया टकरा के गया, बोले नहीं, लगातार बॉल कहीं से आ रहा है, एकदम समझ लो कि मशीनें लगल है, लगातार बॉल दीवार पर फेंक रहा है, इस प्रकार से कि n बॉल पर सेकेंड। दीवार पर बॉल जा रहा है एकदम, एक सेकेंड में n बॉल, एक सेकेंड में n बॉल पर सेकेंड जा रहा है, दीवार पर टकरा रहा है, एक सेकेंड में n बॉल। अब चूंकि एक सेकेंड में n बॉल टकरा रहा है, समझिएगा, पहले हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, वन बॉल, एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम, ये तो हम लोग को पहले से पता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये वाला हुआ एम भी माइनस आई, इनिशियल मोमेंटम ये वाला हुआ एम भी आई बराबर 2 एम भी माइनस आई। एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम है, और एक सेकेंड में n बॉल, एक सेकेंड में n बॉल गया और टकरा करके आया, तो टाइम हो गया एक सेकेंड, लिख ले कि एक सेकेंड में n बॉल। तो एक सेकेंड में कितना बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, बोले n बॉल का, और एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना, बोले इतना, तो n बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, बोले n इंटू 2m माइनस आई। अब आई वन, टाइम वन, एक सेकंड में n बॉल लिखल है ना, तो एक सेकंड में n बॉल गया, तो एक सेकंड लिखे आई n बॉल का चेंज इन मोमेंटम दे दिए, आ गया फोर्स। तो ये आखिर में डायरेक्शन किस पर है, बॉल का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है ना, ये बॉल का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है, तो फोर्स ऑन क्या हुआ, बॉल, फोर्स ऑन क्या हुआ, बॉल। लेकिन इस केस में फोर्स ऑन बॉल निकालना सटीक बात नहीं है, कैसे, क्योंकि एक बॉल तो है ही नहीं भाई, आई एक बॉल पर तो फोर्स लगा हुआ है ही नहीं, इसलिए इस केस में हम क्या निकालने जा रहे हैं कि फोर्स ऑन वॉल, बोले प्लस आई, ये माइनस आई बताएगा फोर्स ऑन बॉल, लेकिन एक बॉल पर लगने वाला फोर्स तो नहीं बताएगा, क्योंकि n बॉल का चेंज मोमेंटम है, इसका मतलब बताया n बॉल पर लगने वाला फोर्स। अगर हम बोलें कि पूरा क्या है माइनस आई अगर लिखें, तो माइनस आई अगर लिखें तो ये फोर्स ऑन बॉल लिखेंगे, तो एक बॉल का थोड़े है ये कुल बॉल पर लगने वाला फोर्स इतना है, इसलिए हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन बॉल। देखो हर एक बॉल पर तो अलग अलग फोर्स लगा होगा, लेकिन बॉल पर तो कुल बॉल तो वाले पर फोर्स लगाया है, तो फोर्स ऑन बॉल का मतलब टोटल फोर्स, लेकिन फोर्स ऑन बॉल का मतलब ई नहीं, फोर्स ऑन टोटल बॉल, n बॉल, तब इतना लिखाएगा। इससे हम फोर्स ऑन वॉल आपको समझा रहे हैं कि अगर पूछे फोर्स ऑन वॉल तो यही मिला n इंटू 2m प्लस आई, उधर ये हो गया n बॉल पर सेकेंड। मेन क्वेश्चन पहले ही वाला था, सिर्फ उस पॉइंट का मतलब समझाया आपको, n बॉल पर सेकेंड का मतलब क्या, बोले एक सेकेंड में n बॉल, तो n बॉल का चेंज मोमेंटम निकालो और पर सेकेंड लिख ले तो एक सेकेंड से भागा दो, हो गया फोर्स। अब इसी पर एक अच्छा सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक प्लेट है, m किलोग्राम का एक प्लेट, सवाल क्या समझिए,
एम मास का एक प्लेट है, एम मास का एक प्लेट, एम किलोग्राम का एक प्लेट। यहाँ एकदम समझिए कि ढेर सारा बुलेट एकदम इसमें भरा हुआ है। अब फायरिंग किया जा रहा है, लगातार फायरिंग एकदम एम मास का बुलेट को भी वेलोसिटी से। अब बुलेट बाद जाता है और एक प्लेटर पर टकरा करके रिटर्न विथ सेम स्पीड से लौट आता है। भी से गया, भी से लौट आया। ये बुलेट वेलोसिटी से जाता है, फिर वेलोसिटी से लौट आता है, जाता टकराता लौटता, जाता टकराता लौटता है। करा नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बुलेट, बॉल नहीं, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड जो फायर हो रहा है, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड लिख देते हैं या पर सेकेंड फायर, जो भी लिखने हैं। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड फायर्ड, जो नंबर ऑफ बुलेट है जो पर सेकेंड फायर हो रहा है उसका मान बताइए, ताकि प्लेट रेस्ट में। इतना गोली मारना कि प्लेट रुके रहे हवा में, तैरता रहे, इतना लगातार फायरिंग मारना, प्लेट के गिरने के मौका ही नहीं देना। बताओ कितना बुलेट पर सेकेंड नीचे से फायर किया जाएगा ताकि प्लेट गिरे नहीं। तो देखिए भाई, इतना बुलेट फायर लगातार करो ताकि प्लेट का वजन के बराबर ही फोर्स प्लेट पर मारते रहे। कितना फोर्स? प्लेट के वजन के बराबर। जितना प्लेट का वजन है mg, उतना अगर फोर्स से बुलेट लगातार देता रहा फायरिंग से तो प्लेट गिरने का मौका नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये तो निकालना है कि नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, मान लो कि n बुलेट पर सेकेंड, n बुलेट पर सेकेंड। अब चूंकि बुलेट जा रहा है फिर लौट के आ रहा सेम स्पीड से, तो चेंज इन मोमेंटम बोल दें डायरेक्ट 2mv। पीछे हम लोग करा चुके हैं, mv गया और फिर mv से आएगा, तो आने का -mv, आने का -mv और जाने का mv, तो -mv में घटेगा mv तो -2mv। तो माइनस तो डायरेक्शन में बताएगा कि बुलेट का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है भाई, तो बोले -j। कितना है बोले 2mv। तो देखिए भाई, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv -j, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम 2mv -j। और कितना बुलेट फायर हो रहा है मान लिया हमने n, तो n गुने 2mv -j। कितना सेकंड में बोले 1 सेकंड में। ये बुलेट का, बुलेट पर बात हो रहा है, कितना फोर्स बुलेट पर लगेगा। बुलेट पर क्यों निकालना, सीधे प्लेट पर निकालो, बोले +j। इतना प्लेट पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर +j। और डायरेक्शन को अगर अभी हम इग्नोर करें तो ये जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर होना चाहिए, बोले mg के बराबर। n बुलेट अगर पर सेकेंड फायर हो रहा है तो n बुलेट जब पर सेकेंड फायर होगा तो कितना फोर्स लगाएगा, बोले n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। आई फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, बोले mg के बराबर, है कि नहीं। तो यहाँ से का मान निकल जाएगा, अगर m दिया हुआ रहेगा, m दिया हुआ रहेगा और v दिया हुआ रहेगा। ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ सवाल था जो आपको इस फॉर्मूला पर था कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या बताते हैं कि इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी। इंस्टेंटेनियस फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी। सवाल देखिए, इसमें बहुत आसान से, इसे तो बहुत घटे घटे सवाल। कि मोमेंटम इज इक्वल टू 3t² + 2t + 5, फाइंड फोर्स एट t बराबर 2 सेकेंड। एक ही सवाल कराएंगे, इसमें मोमेंटम का एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा फोर्स, कर दीजिए डिफरेंशिएशन 6t + 2 और निकाल दीजिए फोर्स t बराबर 2 पर। t का मान 2 दे दीजिए, 14 × 12 और 2 14 न्यूटन। हो गया आंसर। अच्छा, इस सब बारे में हम चर्चा नहीं किए क्योंकि सब चर्चा यूनिट डायमेंशन में हो चुका है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, 1 × 10⁵ डाइन, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट डायमेंशन में सब बात क्लियर कराया जाएगा, इससे उस बात पर हम ध्यान नहीं दिए। तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन ही होता है, पता होगा आपको। तो फोर्स बराबर 14 न्यूटन। ये हो गया एफ इंस्टेंटेनियस बराबर डीपी बाई डी।
इस तरह का हम लोग बहुत सारा सवाल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए मोमेंटम का और उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आ जाएगा आपका फोर्स। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ जान नहीं है, मोमेंटम का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, फोर्स आ जाएगा। उल्टा चलिए, उल्टा क्या चलना है इसमें कि अब मान लीजिए कि फोर्स से देल रहेगा, इस फॉर्मूला पर सवाल है, dv बराबर एफ डी टी का इंटीग्रेशन। पलट दे खाली क्वेश्चन को, अब फोर्स दे रहेगा और निकालेंगे मोमेंटम। वास्तव में ये चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम, और ये फोर्स यहाँ दिया हुआ रहेगा। अभी तक मोमेंटम दिया हुआ था तो फोर्स निकाल रहे थे, अब फोर्स दिया रहेगा, मोमेंटम निकालेंगे। समझिए कैसे। यदि F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड मोमेंटम t बराबर 2। यदि मोमेंटम t बराबर 0 या t बराबर 1 इक्वल टू 10, मोमेंटम का जो भी मात्रक हो आप दे सकते हैं यहाँ पर, kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स बराबर 3t कर दिया गया। मोमेंटम बताइए कि t बराबर 2 पर क्या होगा। यदि मोमेंटम t बराबर 1 पर 10 है। आसान सवाल, देखिए कैसे बनेगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि dp इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू दे दो, 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन t बराबर 1, मोमेंटम 10, t बराबर 2, मोमेंटम p, जो नहीं पता है p मान लेंगे। t बराबर 1 dt है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। t बराबर 1, मोमेंटम 10, t बराबर 2, मोमेंटम हॉट। तो dp का मोमेंटम, dp का इंटीग्रेशन p, और एक बार p का वैल्यू p, एक बार p का वैल्यू 10, 3t स्क्वायर का 3t³ 1 से 2 तक, तो p माइनस 10 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर एक देंगे तो 1, बीच में माइनस, तो मोमेंटम बराबर 7 प्लस 10 बराबर 17। या तो ऐसे ही बना सकते थे, ये तो वर्ड लिमिट से। दूसरी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, आपको बेसिक में से बात बताए थे मोशन चैप्टर में। क्या तो ऐसे लिखे कि मोमेंटम बराबर एफ डी टी का इंटीग्रेशन, और कर लीजिए 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, तो 3t³ प्लस c। अगर आप लिमिट नहीं लेना चाहते तो कांस्टेंट लीजिए, तो p बराबर t³ प्लस c। अब इसको सेटिस्फाई कराइए कि t बराबर 1 तो p बराबर 10, t बराबर 1, p बराबर 10, तो p बराबर 10, t बराबर 1 प्लस c। इसका मतलब c बराबर 9। अभी c बराबर आ गया 9, इसका मतलब p बराबर tq प्लस 9। जब c बराबर 9 तो p बराबर tq प्लस 9, तो p बराबर हो जाएगा tq प्लस 9, और p का मान निकालना है कितना पर, t बराबर 2 पर, तो 2 2 का क्यूब प्लस 9, 8 प्लस 9, 9 8 17। मोमेंटम का मात्रा पता है आपको, kg मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ऐसे बना सकते हैं। लिमिट मान के बनाइएगा तो यही ठीक रहता है इसमें, और उसमें तो सी मानना पड़ता है, फिर समीकरण को सेटिस्फाई कराना पड़ता है कंडीशन से, और फिर सी का मान निकलता है, फिर सी का मान उसमें पुट करते हैं, फिर जिस पर निकालना वो मान पुट करिए, ज़्यादा आसान ही होता है। तो एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी था। आगे बढ़ते हैं। आपको बताए थे कि एवरेज फोर्स
बराबर एफ डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन। ये बताया था फॉर्मूला आपको। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि फोर्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड एवरेज फोर्स इन t बराबर 1 तो t बराबर 3 सेकेंड। एवरेज फोर्स बताइए 1 से 3 सेकेंड में, तो निकालिए एवरेज फोर्स। 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन अब आई dt का इंटीग्रेशन 1 से 3 तो 3t क्यूब बाई 3 अब बटा t 1 से 3 3 3 9 27 माइनस 1 बोले 26 आई 3 माइनस 1 बोले 2 बराबर 13 हो गया एवरेज फोर्स। ऐसे सवाल आप बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या क्या बताया था आपको। जो एक आपको हम फॉर्मूला बताए थे इसे F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, और एक बताए थे F बराबर वी डी एम बाई डी टी। दोनों पर भी सवाल आप देख सकते हैं। इसका तो डायरेक्ट आंसर हुआ F बराबर एम ए। तो ये सवाल हम करा नहीं रहे हैं। इसमें क्या करना है ना, समझिए पहले क्वेश्चन क्या क्या रहेगा इसमें। मेन इसमें क्या है ना कि सेशन निकालने का ही मेन बात है। इसमें मेन खेला है सेशन निकालना। सेशन निकालने के लिए आते हैं, जानते हैं, तब फोर्स आप निकाल सकते हैं मास इनटू सेशन। बोलेंगे कैसे निकलेगा, ये बताए ना, 3 कारण से निकले, 3 तरह से निकलेगा। कभी सवाल में क्या रहेगा कि u का मान 5 था, v का मान 15 हो गया, ऐसे रहेगा। दूसरा रहेगा कि u का मान 15 था और v का मान 5 हो गया। या तो ऐसा रहेगा कि u के बराबर 5 था और फिर u बराबर 5 ही है लेकिन इधर हो गया, या इधर हो गया। क्या समझ रहे हैं आप? इसमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ वेलोसिटी का, इसमें मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ वेलोसिटी का, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का। खैर कुछ भी तीनों में से कोई सिचुएशन हो, ये तो गारंटी के सिचुएशन डेवलप किया होगा। तो थोड़ा सा सवाल इसमें उठता है। इस सब फॉर्मूला में तो बहुत आसानी से v बराबर u प्लस ए टी और v बराबर u माइनस ए टी, इसमें से निकलेगा पॉजिटिव है, इसमें निकलेगा निगेटिव है। इस सवाल में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। मेन मुद्दा है ए ही निकालने का, और ए निकालने का बहुत सारा फार्मूला है। v बराबर u प्लस ए टी से कभी कभी ए निकलेगा, कभी कभी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेट करके ए निकलेगा, कभी कभी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से ए निकलेगा। ये तीनों फार्मूला में से किसी को यूज करके आपको ए निकालने का रहेगा, और वही वाला ए का मान यहाँ पुट कीजिएगा तो फोर्स निकल जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसे सवाल हो सकते हैं जहाँ तीनों फार्मूला का नहीं आपको करना पड़ेगा, जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसमें करना पड़ेगा एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। कैसे निकालेगा चेंज इन वेलोसिटी? इसमें बोलेगा 5j माइनस 5i। इसमें अगर आपको एक्सीलरेशन पूछिए, इसमें पूछेगा एक्सीलरेशन, तो लिखेंगे 5j माइनस 5i अब बटा, अब जो भी टाइम है, टाइम क्वेश्चन देगा बाई t। इसमें क्या लिखेगा एक्सीलरेशन? बोले 5i माइनस 15i बाई टी। इसमें क्या निकालेगा एक्सीलरेशन बराबर? बोले 15i माइनस 5i बाई टी। अब टी हम बता रहे हैं, टी क्वेश्चन बताएगा कि टी का मान क्या है, लेकिन ये का डायरेक्शन तो निकल जाएगा ना ऐसे कि 15i आई 5i, तो 15i माइनस 5i बटे टी, 5i माइनस 15i बटे टी, आई 5j माइनस 5i बटे टी। इसमें थोड़ा आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। 5j माइनस 5 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा? 5 का स्क्वायर जो 5 के स्क्वायर का रूट ओवर वेक्टर के नियम से मैग्नीट्यूड निकालिएगा ए का। अब आई टी कर दीजिएगा, टी तो क्वेश्चन में दे रहेगा।
तो ई तरीका तो करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा। ये कहले करिएगा आप सीधे पता है, तो मुझसे इन स्ट्रेट लाइन का सवाल हो गया कि शुरू में 5 साल था, बाद में 15 हो गया। लगाओ v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। अब v बराबर u प्लस एटी कौन सी, कभी कभी बोली नहीं, s बराबर ut प्लस हाफ को लगाना पड़ेगा आपको, bs का बराबर s का प्लस 2s लगाना पड़ेगा आपको। हर हाल में आपको एक्सप्रेशन निकालना है और यहाँ पुट करना है, आ जाएगा फोर्स। इसमें आते हैं f बराबर v dm बाई dt में। इसमें तो एक्सप्रेशन निकालने का 3 गो हो गया बात। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना, है कि नहीं। 3 तरह का प्रोसेस इसमें से आ सकता है एक्सप्रेशन निकालने का। इसमें भी 2 तरह की बात है, एक पॉजिटिव dm बाई dt बड़ा सवाल, और एक नेगेटिव dm बाई dt वाला सवाल। अगर dm बाई dt पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा, वेलोसिटी। फोर्स का डायरेक्शन यह है। अगर माइनस dm बाई dt है, फोर्स का डायरेक्शन माइनस ही देगा, वेलोसिटी का अपोजिट होगा फोर्स का डायरेक्शन। अगर dm बाई dt का मान निगेटिव हुआ तो, और अगर dm बाई dt का मान पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी की ओर होगा। कैसे, सुनिए। इसमें 2 तरह का सवाल हम लोग करें। एक तो बताया ना कि मान लिया जाए कि एक ट्रक है, इसका देखिएगा एग्जाम्पल। मान लिया एक ट्रक है, एक ट्रक है, ऐसे बोलते हैं ना, रुई लोड है, रुई लोड है, रुई। आई ट्रकवा जा रहा है 10 के स्पीड से, ट्रकवा 10 के स्पीड से जा रहा है, रुई लोड है ट्रक पर। अब बारिश हो गया, अब बारिश हुआ तो ट्रक का वजन बढ़ रहा है भाई, वजन बढ़ रहा है। चूंकि बढ़ रहा है बोल रहे हैं तो प्लस लिखिएगा। ट्रक का वजन बढ़ रहा है 4 किलो पर सेकेंड। अब बताइए कि 10 के स्पीड से ट्रक जा रहा था, अब वजन बढ़ना शुरू हो जाए 4 किलो पर सेकेंड से, मैंने पॉजिटिव dm बाई dt, तो ट्रकवा के चलवा तो घटे लगेगा ना। अगर ट्रक के चाल को मेंटेन रखना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बोले किधर, जिधर वेलोसिटी है। चूंकि फॉर्मूला में वेलोसिटी कांस्टेंट मान के हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। वास्तव में dp बाई dt था और dp को तोड़े थे mv, वेलोसिटी कांस्टेंट तो आया था बाहर, अब बचा dm बाई dt। तो अगर ये 10 मेंटेन रखना है आपको तो फोर्स आगे लगाना होगा, ये तो वेलोसिटी तो घट जाएगा, ये वजन बढ़ेगा तो कितना फोर्स आगे लगाना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी 10 का 10 ही रहे। हो गया आंसर, v और dm बाई dt। बोले 40 न्यूटन। बोले किधर लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी की ओर, क्योंकि प्लस है तो फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा, वेलोसिटी। इस सवाल में कैसा सवाल आएगा, अब इसी में रहता कि रुई की जगह मान लिया जाए कि सैंड, बालू लोड है। अब बालू खिसक रहा है, इस सवाल को उल्टा कर देते हैं। इसमें बालू लोड है, अब किसी कारण से मान लो कि इसमें होल हो गया और धीरे धीरे बालू सरक रहा है, धीरे धीरे बालू सरक रहा है और धीरे धीरे ट्रक का मास घट रहा है। माइनस dm बाई dt बराबर 4 kg पर सेकेंड। अब माइनस dm बाई dt बराबर 4 kg पर सेकेंड, तो dm बाई dt बराबर बोले -4। या तो माइनस डायरेक्शन यूज कर लीजिए, या तो यहाँ दीजिए, लेकिन फोर्स ये लगेगा भाई 40 न्यूटन ही। ये माइनस dm बाई dt बता रहा है। देखिए भाई, मास तो ट्रक का घटेगा तो स्पीडवा तो बढ़ जाएगा। अब स्पीडवा मेंटेन रखना 10 पर, तो फोर्स पीछे ना लगाइएगा, तो ना स्पीड 10 रहेगा। ये तो मास ट्रक का घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ने देना नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स कहाँ लगाएगा, पीछे, तो 40 न्यूटन पीछे लगेगा, 40 न्यूटन में फोर्स पीछे लगेगा। ये मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं आपको, बाकी तो क्लियर कर ही दिया आपको कि फोर्स का डायरेक्शन माइनस b की तरफ होगा अगर dm बाई dt का मान निगेटिव है। क्योंकि dm बाई dt का मान निगेटिव है तो माइनस साइन मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव थोड़े होता है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन में जाएगा। तो v है वेलोसिटी, u है वेक्टर,
तो माइनस उसमें जाएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में माइनस रहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन का अपोजिट कहाँ लाएगा, तभी चार्ज रिटर्न फोर्स कहाँ लगेगा, बोले वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। अभी कहाँ लग रहा था बारिश वाला सवाल में और रूही वाला सवाल में, बोले आगे लग रहा था, लेकिन लगेगा कितना, वो तो वही नहीं लगेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अब बोले dm/dt का मैग्नीट्यूड, आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से कुछ सवाल था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। इसमें से थोड़ा सा एक पॉइंट और है जिसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आएंगे। क्या है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू बोले dp/d, बोलते हैं किसी वस्तु में आप मोमेंटम चेंज करते हैं भाई तो उसके लिए बाहर से फोर्स लगाना जरूरी है। इनर्शिया से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही कहते आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है अगर मोमेंटम में चेंजिंग कराना है समय के साथ। तो हमने पढ़े थे कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। माने मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोले फोर्स। तब मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो जाए तो बोले फोर्स बराबर जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब उल्टा बोलो इसको कि अगर ये जीरो होना हो तो बोले मोमेंटम कांस्टेंट। यदि किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स नहीं लगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तो ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब तक किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, आगे न जाकर के चैप्टर ही आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, वहाँ ज़्यादा बात करेंगे इसके बारे में। फिर हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझना ऐसे होगा कि मोमेंटम कांस्टेंट बोला तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट थोड़े है, मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट। मतलब कि अगर मोमेंटम को सही सलामत वेक्टर के रूप में लिखें तो मोमेंटम का x कंपोनेंट i कैप, मोमेंटम का y कंपोनेंट j कैप और मोमेंटम का z कंपोनेंट k कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब। अभी कांस्टेंट कैसे, बोले x वाला अलग कांस्टेंट, y वाला अलग कांस्टेंट, z वाला अलग कांस्टेंट, तब कांस्टेंट। मान लिया कि किसी बॉडी में कोई घटना घटा बिना फोर्स लगाए, जिसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लिया जाए कि एक बम था, वो बम है, बम रखल है, तो बम रखल है तो मोमेंटम कितना हुआ, बोले जीरो, रखेगा तो मोमेंटम जीरो होगा। अब अचानक बम रख ले फट गया 3 टुकड़ा में। अब 2 टुकड़ा की कहानी बतावल रहेगा कि एक टुकड़ा फलाना इतना मास का था इधर गया, दूसरा टुकड़ा चिलाना इतना मास का था इधर गया, तो तीसरा टुकड़ा ढेकाना किधर जाएगा। तो पहला टुकड़ा जो फलाना है उसका मास और वेलोसिटी पता है किधर जा रहा है, दूसरा टुकड़ा जो चिलाना है उसका भी मास और वेलोसिटी पता है वो किधर जा रहा है। बताओ तीसरा टुकड़ा जिसका मास इतना है उसका वेलोसिटी किधर होगा। तो कुछ नहीं करना है, लिखना है फटने के पहले चूंकि मोमेंटम जीरो था तो फटने के बाद भी मोमेंटम जीरो ही होगा। तो फटने के बाद जो मोमेंटम है उतना लिखिए बराबर जीरो, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। या तो फटने के पहले एस के तरफ क्या मोमेंटम था बराबर फटने के बाद एस के तरफ मोमेंटम, फटने के पहले बाई के तरफ क्या मोमेंटम था बराबर फटने के बाद बाई के तरफ मोमेंटम, फटने के पहले जेड के तरफ क्या मोमेंटम था बराबर फटने के बाद जेड के तरफ मोमेंटम। ऐसे कर लीजिए। खैर इस बात पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब आएगा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में यदि किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स न लगाया जाए तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होगा हमेशा। और कांस्टेंट ऐसे वैसे नहीं, एक्स वाला बराबर होगा, जे की तरफ बराबर होगा, के की तरफ बराबर होगा, बम फटने के पहले बम फटने के बाद। तो एग्जाम्पल को तब बताया ऐसा, अभी सवाल बाद में हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं ना कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जो एवरेज फोर्स है ना ये आई इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, ये चेंज इन मोमेंटम। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इम्पल्स, ऐसे पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम। माने आप कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम का मान बराबर होता है। इम्पल्स डिफाइन क्या है समझिए थोड़ा। कहता है कि जब किसी बॉडी पर कोई लार्ज फोर्स, बहुत हैवी फोर्स, बहुत कम समय के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए काम करता है, ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जब कोई लार्ज फोर्स, बड़ा फोर्स, हैवी फोर्स, बहुत भयानक फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी बॉडी पर काम कर जाए, तो ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो इस इम्पल्सिव फोर्स का एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग उसका एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं और जितना समय तक फोर्स लगते रहता है उस टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही एवरेज फोर्स इनटू टाइम को हम लोग इम्पल्स डिफाइन किए। वास्तव में इम्पल्स क्या है? चेंजिंग मोमेंटम है। तो कभी इम्पल्स वो मतलब बोले कि इम्पल्स निकालिए, तो चेंज इन मोमेंटम ही निकालने के लिए बोल रहा, समझिए। तो ये इम्पल्स और चेंजिंग मोमेंटम का कहानी। तीसरे से टॉपिक खत्म हुआ आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यही मेन पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जिससे हम लोग बहुत सारे डायग्राम बना करके कुछ प्रैक्टिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, और उसी से फिर निकालेंगे एक्सीलरेशन भी।